वाइंडिंग के बारे में, और वाइंडिंग में हम लोग देख चुके थे सिंगल लेयर वाइंडिंग, मल्टी लेयर वाइंडिंग और मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग। उसके बाद हम लोग एक्चुअली में वाइंडिंग के बारे में यहाँ पे देखेंगे। हाँ बोलिए, टाइप का रहेगा और किस टाइप का रहेगा तो क्यों रहेगा। सबसे पहले यदि बात करें तो आर्मेचर वाइंडिंग जो रहता है वो क्लोजर के बेसिस पे डिसाइड होता है, यानी कि ओपन या क्लोज रहेगा। तो जनरली यहाँ पे दो टाइप का रहता है, ओपन वाइंडिंग रहेगा और क्लोज वाइंडिंग रहेगा। यहाँ पे जो ओपन वाइंडिंग यूज किया जाता है ये यूज किया जाता है एसी मशीन में, जैसे कि एसी जनरेटर की बात कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे बात किया जाएगा क्लोज वाइंडिंग का तो क्लोज वाइंडिंग यूज किया जाएगा डीसी मशीन में, और डीसी मशीन की बात करें तो डीसी मोटर, डीसी जनरेटर में। अगर यहाँ पे ओपन वाइंडिंग की बात करें तो वाइंडिंग ओपन आपका इस प्रकार से रहेगा। जैसे कहने का मतलब है कि ओपन करने का मतलब है कि इससे वाइंडिंग के एक एंड दूसरे एंड से आपका कनेक्ट नहीं रहेगा। लेकिन क्लोज वाइंडिंग की बात किया जाएगा तो क्लोज वाइंडिंग में जितना भी वाइंडिंग रहता है वो सारे एक दूसरे के कनेक्टेड रहता है। तो इस प्रकार से जो वाइंडिंग बनेगा इसको बोलेंगे क्लोज वाइंडिंग। डीसी मशीन में क्लोज वाइंडिंग जो यूज किया जाता है, यूज किया जाएगा, यहाँ पे क्या होगा कि से जो क्लोज वाइंडिंग बनेगा, इस क्लोज वाइंडिंग की यदि बात करें तो आगे हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे दो टाइप का मिलेगा, एक मिलेगा ग्राम रिंग वाइंडिंग और दूसरा मिलेगा ड्रम वाइंडिंग। हम लोग जो एक्चुअली में करते हैं या जो मोटर पे रहता है वो रहता है ड्रम टाइप का। अगर यहाँ पे ग्राम रिंग के बारे में बात करें तो ग्राम रिंग ऐसा रहता है, देखिए कुछ स्ट्रक्चर आप लोग को विजुअलाइज हो रहा है कि कैसा रहता होगा। अब नहीं रहता है। जैसे ये जो ग्राम रिंग है, ग्राम रिंग रहता था इस प्रकार से, किससे आपको रहेगा साइलेंटिकली, लेकिन हॉलो रहेगा। और हॉलो के बीच में देख रहे हैं यहाँ पे हॉलो है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए इस प्रकार से है, सपोज इस प्रकार से दोनों साइड से हॉलो रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे वाइंडिंग क्या करते थे, किधर से लपेटना शुरू करते थे और इसको अंदर से इन करते हुए लपेटना से शुरू करते थे, और लपेटते लपेटते चारों साइड लपेटा कंप्लीट होता था, यानी कि टर्न कंप्लीट होता था। तो इसमें हम लोग को डिफरेंट क्या होता था और इसमें फ़र्क क्या होता था। तो सबसे पहले समझते हैं ड्रम टाइप। तो ड्रम टाइप में क्या होता है कि मान लीजिए अगर इस प्रकार से आपका रोटर बना हुआ है या आर्मेचर कर सकते हैं, तो हम लोग इस पर वाइंडिंग कैसे करेंगे, तो इस पर वाइंडिंग करते हैं ऐसे। जैसे यहाँ से मान लीजिए उठाएंगे, इस पे ले जाएंगे, पीछे से रोटेट करेंगे और ऐसे करेंगे, ऐसा ही करते हैं ना। अब यहाँ पे देखा जाए तो दोनों में हम लोग को डिफरेंस हम लोग को क्या नजर आएगा और दोनों में क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज आएगा। देखिए, अगर सबसे पहले इसकी बात किया जाए तो इसमें जो भी कंडक्टर रहेगा उसमें वोल्टेज कब प्रोड्यूस होगा, जब फ्लक्स को डायरेक्टली कट करेगा। अगर यहाँ पे देखा जाएगा तो एक वायर का पार्ट बाहर रहेगा और दूसरा पार्ट इसके अंदर में रहेगा। तो क्या जो अंदर वाला पार्ट रहेगा वो फ्लक्स को कट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो जब फ्लक्स को कट नहीं करेगा तो अंदर वाले कंडक्टर में कोई वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं होगा। तो यहाँ पर देखा जाएगा कि लगभग जितना यहाँ पे वायर बाहर में लगेगा लेंथ का, उतना ही लेंथ का अंदर लगेगा। तो यहाँ पे डबल लेंथ का वायर लग रहा है, लेकिन काम कर रहा कितना, आधा लेंथ में ही। तो यहाँ पे आधा लेंथ ऑफ वायर क्या हो जाएगा, वेस्टेज हो जाएगा, यानी कहने का मतलब कि कोई काम का नहीं रहेगा।
लेकिन अगर यहाँ पे बात किया जाएगा तो जो पीछे में ये पोर्शन रहता है ये वाला और ये फ्रंट में पोर्शन रहता है वो वाला, केवल वही फ्लक्स को कट नहीं करेगा, बाकी सारे यहाँ पे जो कंडक्टर होगा वो सारे कंडक्टर फ्लक्स को कट करेगा। तो कहने का मतलब है कि ड्रम टाइप में यहाँ पे जो वाइंडिंग यूज किया जाएगा उसमें बहुत ही कम या ना के बराबर कह सकते हैं कि वाइंडिंग यूटिलाइज नहीं होगा, लगभग सारी यूटिलाइज होगा, लेकिन इसमें आधा वाइंडिंग का यूटिलाइज नहीं किया जाएगा। तो इसके वजह से ग्राम रिंग को फुल्ली रिप्लेस कर दिया गया ड्रम वाइंडिंग से। यानी कि सबसे स्टार्टिंग की बात किया जाएगा तो सबसे इनिशियल स्टेज में जो वाइंडिंग यूज किया जाता था वो यूज किया था ग्राम रिंग, लेकिन यहाँ पे इसका डिसएडवांटेज मिलने की वजह से यहाँ पे हम लोग ड्रम वाइंडिंग का यूज करना शुरू कर दिया। ये तो गया वाइंडिंग के रिस्पेक्ट में कि यहाँ पे मतलब कि कंडक्टर ज़्यादा लग रहा है। अगर दूसरी बात किया जाए तो हम लोग ये भी जानते हैं कि मान ली कि मोटर का वाइंडिंग ख़राब होता है, जल जाता है, तो उसको रिपेयर करना पड़ता है। तो आप सोचिए तो अगर मोटर की वाइंडिंग ख़राब हो जाए तो इन दोनों में से रिपेयर करना किस पे आसान रहेगा? उस पर आसान रहेगा। तो उसका रिपेयर और मेंटेनेंस भी इजी होता है और इसका काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो ये सब एडवांटेज के देखते हुए यहाँ पे हम लोग ग्राम रिंग को रिप्लेस कर दिए ड्रम वाइंडिंग से। अब यहाँ पे जो ड्रम वाइंडिंग होता है, ड्रम वाइंडिंग एक्चुअली में दो टाइप से हम लोग कन्वर्ट करते हैं, यानी कि दो टाइप के हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है आपको लैप वाइंडिंग और एक होता है वेव वाइंडिंग। अब हम लोग को सारा का सारा पॉइंट फोकस रहेगा लैप और वेव पर। यहाँ से हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर देखिए। आर्मेचर वाइंडिंग, किसी भी मशीन का आर्मेचर वाइंडिंग जो होगा वो दो ही टाइप का होगा, या तो ओपन या तो क्लोज। ओपन यूज करेंगे एसी मशीन में, क्लोज यूज किया जाएगा डीसी मशीन में। और यहाँ पे क्लोज वाइंडिंग आगे बना ग्राम रिंग। सबसे पहले इनिशियल स्टेज में ग्राम रिंग के डिसएडवांटेज होने की वजह से इसको रिप्लेस किया गया ड्रम वाइंडिंग से। फिर ड्रम वाइंडिंग में जैसे कहने का मतलब होता है कि अगर मान ली कि हम लोग जनरेटर बना रहे हैं तो जनरेटर हम लोग डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए बनाएंगे। अगर मान ली कि आप देखें कि जहाँ पे वेल्डिंग किया जाता है तो वेल्डिंग जनरेटर जो होता है, वेल्डिंग जनरेटर किस प्रकार से रहता है? क्या समान जनरेटर रहता है? जैसे जो जनरेटर हम लोग डेकोरेशन में यूज करते हैं लाइट वगैरह जलाने के लिए, क्या उसी जनरेटर को हम लोग यूज करते हैं वेल्डिंग में? यूज करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन अगर स्पेसिफिकली बात किया जाए तो उस जनरेटर को हम लोग स्पेसिफिकली नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखिए, जितना भी हम लोग वेल्डिंग की बात करें, आर्क वेल्डिंग की बात करें, तो हम लोग जानते हैं क्या कि आर्क वेल्डिंग कैसे किया जाता है कि मान ली किसी प्लेट है, मेटल प्लेट, तो सबसे पहले एक निगेटिव जो होता है उसको इससे टच कर देते हैं। कहीं आप लोग देखे वेल्डिंग होते हुए? तो सबसे पहले क्या करते हैं, नहीं देखे होंगे तो कहीं पे देखिएगा वीडियोग्राफ में भी, कि जो प्लेट पे आपको वेल्डिंग करना होता है उस प्लेट पे सबसे पहले निगेटिव को कनेक्शन दिया जाता है। तो निगेटिव का कनेक्शन वहाँ तार नहीं जोड़ा जाता है। उन लोग क्या सिस्टम बनाया रहता है कि एक आपको मेटल का प्लेट वहाँ पे रखता है और उसी मेटल के प्लेट पे इसको रख देगा। किसी को पता भी नहीं चलता है कि यहाँ पे निगेटिव कनेक्ट है, लेकिन ये निगेटिव कनेक्ट ऑलरेडी रहता है। और दूसरा जो इलेक्ट्रोड रहता है, इलेक्ट्रोड पॉजिटिव रहता है। जैसे इस पर हम लोग टच करते हैं ना तो यहाँ पे स्पार्क प्रोड्यूस होता है काफ़ी। वो स्पार्क इसलिए प्रोड्यूस होता है क्योंकि काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ करेंट जैसे ही कॉन्टेक्ट में आएगा तो इससे फ्लो करना शुरू करता है। अब यहाँ पे बात है कि अगर मान ली कि जनरेटर हम लोग वेल्डिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, अगर करेंट का अमाउंट कम रहेगा तो क्या वहाँ पे वेल्डिंग सक्सेसफुल हो पाएगा? नहीं होगा। इसका मतलब कि यहाँ पे वेल्डिंग जनरेटर ऐसा आपको बनाना पड़ेगा कि जहाँ पे करंट का वैल्यू ज़्यादा हो। तो ठीक है, तो वहाँ पे वेल्डिंग के लिए करंट का वैल्यू ज़्यादा बनाना है। लेकिन अगर नॉर्मल एप्लीकेशन के लिए बात करें तो क्या वहाँ पे करंट के वैल्यू को ज़्यादा रखने की जरूरत पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? जैसे अगर ये फैन की बात करें तो फैन कितना एम्पियर करंट लेता है? 1 एम्पियर भी बहुत ज़्यादा है, 0.5 से 1 एम्पियर के बीच में ही लेता है। अगर उस लाइट की बात किया जाए तो लाइट 0.25 लेगा एम्पियर। तो सोचिए, तो अगर मान ली कि ऐसा फैन, अगर सपोज सारे इक्विपमेंट तो पैरेलल में ऐड होता है, अगर ऐसे फैन अगर 20 फैन भी लगा दिया जाए और एक फैन अगर 1 एम्पियर ले रहा है तो टोटल कितना लेगा? 20 एम्पियर। यानी कि 20 एम्पियर में पूरा काम चल जाएगा। तो जो हम लोग नॉर्मल एप्लीकेशन के जनरेटर यूज करते हैं उसमें करंट रेटिंग ज़्यादा नहीं रहता है, उसमें वोल्टेज रेटिंग ज़्यादा रहता है। लेकिन जो वेल्डिंग के लिए है वहाँ पे आपको करंट रेटिंग ज़्यादा चाहिए, वोल्टेज कम चाहिए। तो यहाँ पे समझाने का मतलब ये है कि अगर मान लें कि हम लोग को डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ जनरेटर बनाना होगा तो डिफरेंट कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। डिफरेंट कंस्ट्रक्शन करने के लिए यहाँ पे हम लोग को 2 वाइंडिंग यहाँ पे डिजाइन कर दिया गया। दोनों वाइंडिंग देखेंगे कि दोनों वाइंडिंग में अलग अलग एप्लीकेशन मिलेगा। एक में आपको वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा तो करंट कम मिलेगा, और एक में यदि करंट ज़्यादा तो वोल्टेज कम मिलेगा।
तो जहाँ हम लोग को जो रिक्वायरमेंट होगा उस वाइंडिंग को यूज करेंगे। अभी ये बात अभी क्लियर नहीं हो पाए कि कौन सा वाइंडिंग को हम लोग कब यूज करेंगे, हम लोग डायग्राम बनाएंगे, वहाँ समझेंगे कि इस प्रकार से काम करेगा। तो इतना बात क्लियर है। अगर इतना बात क्लियर है तो इसके बाद हम लोग को करना है कि आज लैप वाइंडिंग पूरा एक एक्सपेंड करना है। यानी कि अगर कोई लैप वाइंडिंग आर्मेचर कोर पे लगा दिया जाए और आर्मेचर कोर पे लगाने के बाद अगर उसको बाहर में एक्सपेंड किया जाए तो किस प्रकार से कहाँ कहाँ ब्रश लगेगा, कहाँ से करंट बाहर निकलेगा और कहाँ से करंट अंदर जाएगा। साथ में हम लोग को ये समझ में आएगा कि कितना नंबर ऑफ ब्रश लगाने की ज़रूरत पड़ेगा, और अगर मान लीजिए कि कितना नंबर ऑफ कंडक्टर लगा रहे हैं तो कितना करंट बाहर निकल पाएगा। ये सारे चीज़ हम लोग देखेंगे लैप वाइंडिंग, उसके बाद देखेंगे वेव का। तो यहाँ तक बात क्लियर है। अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाइए आर्मेचर वाइंडिंग। अच्छा, कोई एक चीज़ बता सकते हैं? चलिए यहाँ देखिए, डीसी मशीन में हमेशा क्लोज वाइंडिंग ही क्यों यूज करते हैं? इसके पीछे का कोई लॉजिक रीजन नहीं। फ्लक्स कट तो यहाँ भी होगा क्योंकि एसी जनरेटर है तो ये भी वोल्टेज जनरेट करेगा, ये भी वोल्टेज उससे ज़्यादा कर सकता है अगर इसको बना जाए तो। लेकिन यहाँ पे हम लोग ओपन रखते हैं, उसका तो लॉजिक हम लोग बाद में समझेंगे जब एसी पढ़ेंगे तब। लेकिन डीसी में हम लोग क्लोज वाइंडिंग ही क्यों यूज करते हैं? कुछ सोचिए आप लोग कि डीसी में क्या ऐसा हम लोग और एक्स्ट्रा मशीन लगाते हैं, एक्स्ट्रा इक्विपमेंट लगाते हैं जिसके वजह से वो डीसी फंक्शन करता है। कम्यूटेटर लगा हुआ रहता है ना सर, वो जब तक क्लोज नहीं रहेगा सर तो दो कम्यूटेटर बीच में करंट कैसे चलेगा? अगर क्लोज ओपन लगा देते हैं तो ये अगर ये दो कम्यूटेटर काम कर रहा है तो अगला सर जाने के लिए भी इसको खोलना पड़ेगा। ये बात सारे लोग को समझ में आ रहा है? देखिए, जैसे अगर मान लिया कि यहाँ पे बात करें, जैसे मान ली कि यहाँ पे कम्यूटेटर ऐसे लगता है, अगर इस प्रकार से सेगमेंट बटा हुआ है, हम लोग देखते हैं कि पीछे से जितना भी वाइंडिंग आता है वो सारे के सारे वाइंडिंग कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे एक वायर यदि मान ली कि यहाँ से आया तो एक वायर इससे बाहर निकलेगा, उसी प्रकार से यहाँ भी होगा कि एक इसके साथ आएगा तो दूसरा बाहर निकलेगा। तो कहने का मतलब है कि जितना भी करंट अंदर बन रहा है तो करंट बाहर कैसे निकलेगा, ब्रश तक कैसे पहुंचेगा? कम्यूटेटर से कनेक्ट रहेगा तब, तो कम्यूटेटर से कनेक्ट रहेगा तब पहुंचेगा। तो यहाँ पे देखा जाएगा, तो अगर मान ली कि यहाँ पे कम्यूटेटर यूज करना है तो जब तक वाइंडिंग को क्लोज नहीं करेंगे तो क्या यहाँ पे कम्यूटेटर का कनेक्शन हो पाएगा? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है? देखिए, अगर इस सेगमेंट से बात करें तो मान ली कि बाहर से इसको ऐसे देखिए, अगर यहाँ पे देखा जाएगा तो मान ली कि हम लोग आर्मेचर पे वाइंडिंग की हमें, तो वाइंडिंग करने के बाद कम्यूटेटर से इसको आन करके मिलाते हैं ना। अगर कम्यूटेटर से आन करके मिला रहे हैं हेलो, ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें तो ये दोनों वाइंडिंग यहाँ पे कनेक्ट है। अगर देखा जाएगा, अगर इन दोनों को क्लोज नहीं किया जाए आपस में तो क्या यहाँ पे करंट फ्लो कर पाएगा? जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो क्या ब्रश करंट को कलेक्ट कर पाएगा? नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर कम्यूटेटर यूज करना है डीसी मशीन में तो हर हाल में वाइंडिंग को क्लोज बनाना पड़ेगा। क्लोज नहीं बनेगा, करंट नहीं फ्लो करेगा और वहाँ से कोई भी करंट कलेक्शन नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है कि कम्यूटेटर यूज करने के पर्पज से वाइंडिंग को क्लोज बनाना पड़ता है। अगर विजुलाइज हो रहा है तो ठीक है, नहीं विजुलाइज हो रहा है तो जब इस वाइंडिंग को पूरा हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से वाइंडिंग को क्लोज करना हर हाल में ज़रूरी पड़ता है। बात समझ आ रहा है? लेकिन अभी बस आपको बात ध्यान में इतना रखना है कि यहाँ पे क्लोज वाइंडिंग हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि यहाँ पे कम्यूटेटर को यूज कर सके। क्लियर है? चलिए टॉपिक बनाइए आर्मेचर वाइंडिंग और इसमें लिखिएगा, लिखिए आर्मेचर वाइंडिंग
आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन is based on armature winding of electrical machine is based on closure, is based on closure। नीचे से लिखिएगा वाइंडिंग क्लासिफाइड into two types, winding classified into two types, open winding and closed winding, open winding and closed winding, open winding and closed winding। ओपन वाइंडिंग एंड क्लोज वाइंडिंग। अच्छा, आप लोग कैसे लिख रहे हैं? पॉइंट बना करके, पॉइंट बना के लिखिएगा, जैसे भी लिखने का मन होगा वैसे लिखिएगा, लेकिन लिखिएगा क्या स्पष्ट अलग अलग पता चल सके। नेक्स्ट लिखेंगे ओपन वाइंडिंग इज यूज्ड फॉर, ओपन वाइंडिंग इज यूज्ड फॉर एसी मशीन, एसी मशीन, and close winding is used for DC मशीन। क्या होता है? इस फिगर को ड्रॉ कीजिएगा, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। क्या बोल रहे हैं? हाँ, अलग अलग रहेगा। नहीं, एक ही में कैसे रहेगा? जैसे दो ब्रश लगा हुआ है, तो एक ब्रश का काम रहेगा करंट को बाहर भेजना, दूसरा का काम रहेगा करंट को अंदर ले जाना। तो अगर फिगर इसको बनाना है और इसके नीचे फिगर हम बता रहे हैं, चलिए ग्राम रिंग में इस फिगर को ड्रॉ। इन ग्राम रिंग वाइंडिंग, इन इट इज फुल्ली रिप्लेस्ड बाय, अब इसमें कुछ थोड़ा सा फॉर्मूला टाइप में है और वो थोड़ा सा आपको विजुलाइज नहीं हो पाएगा। इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि वहाँ पे आपको जैसे कुछ हम डाटा लेंगे, टर्म लेंगे, तो वहाँ पे आपको अभी तक कुछ थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जो वैल्यू हम बताएंगे उसको अभी ये सोच कर चलना पड़ेगा कि इतना होगा तो होगा। वो समझ में आया कि क्यों होगा, जब उसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो वहाँ क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर लैप वाइंडिंग की बात करें तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बैक पिच, फ्रंट पिच सब की बात किए थे। तो जनरली अगर लैप वाइंडिंग की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे वाइंडिंग बनाया भी गया था इस प्रकार से जाएगा। तो बैक पिच फ्रंट पिच से ज़्यादा होगा, बैक पिच फ्रंट पिच से ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर इस प्रकार से मिल रहा है तो आप यहाँ पे कह सकते हैं ना कि वाई आर का जो वैल्यू होगा ये कितना होगा, वाई बी माइनस वाई एफ। यहाँ पे इस प्रकार से डिफरेंस। अब यहाँ पे लैप वाइंडिंग पॉसिबल करने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, तो एक होता है एवरेज पिच। एवरेज पिच क्या होगा, तो एवरेज पिच होगा यहाँ पे बैक पिच और फ्रंट पिच का एवरेज, यानी कि डिवाइड बाय 2। और एवरेज पिच जो होना चाहिए ये हमेशा जेड बाई पी से इक्वल होना चाहिए। जेड बाई पी क्या बताएगा, तो जेड बाई पी बताएगा कि जितना नंबर ऑफ कंडक्टर को आर्मेचर पे लगाना है उस कंडक्टर का पर पोल कितना एक्सपेंड करना है। जैसे कहने का मतलब कि अगर 24 कंडक्टर है, 4 पोल है, तो एक पोल के अंदर में कितना कंडक्टर आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पर यही बताएगा कि जो एवरेज पिच होगा वो कंडक्टर पर पोल की बात करेगा, यानी कि ये इक्वल होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखा जाएगा तो एक्चुअली हम लोग क्या देख रहे हैं कि वाई बी और वाई एफ में डिफरेंस मिल रहा है और इसको बोल रहे हैं रिजल्टेंट
पिच। लेकिन अगर वैल्यू की यहाँ बात करेंगे तो वाई बी माइनस वाई एफ इक्वल टू यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं प्लस माइनस 2m। एम आपको क्या है, कल बताया गया था ना, मल्टीप्लेक्स, यानी कि सिंप्लेक्स वाइंडिंग रहेगा तो m का वैल्यू 1 रहेगा। तो अगर मान लें कि आप सिंप्लेक्स वाइंडिंग लेकर चलते हैं तो वाई बी माइनस वाई एफ इक्वल टू कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अब यहाँ पे 2 क्यों होना चाहिए ये हम लोग आगे कैलकुलेशन करेंगे, वहाँ क्लियर होगा। अभी देखिए तो अगर मान लीजिए किससे बात करते हैं सिंप्लेक्स डुप्लेक्स की तो m का वैल्यू आगे बढ़ते आएगा, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे वाई बी माइनस वाई निकल गया। अब यहाँ पे हम लोग को रिक्वायरमेंट होगा कि कोई भी अगर डाटा गिवन है तो वहाँ से वैल्यू को किस प्रकार से कैलकुलेट करना होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि अगर इस वाइंडिंग के देखा जाएगा तो इस वाइंडिंग में वाई बी ग्रेटर देन वाई एफ है, वाई बी ग्रेटर देन वाई एफ है। तो वाई बी ग्रेटर देन यदि वाई एफ मिलेगा तब यहाँ से वैल्यू आपको आ जाएगा वाई बी माइनस वाई एफ इक्वल टू 2m प्लस में आ जाएगा। तो जब इस प्रकार से वाइंडिंग आपको मिलेगा तब इस वाइंडिंग को बोला जाता है राइट हैंड साइड वाइंडिंग और प्रोग्रेसिव वाइंडिंग। देखिए राइट हैंड साइड या प्रोग्रेसिव वाइंडिंग क्यों बोलते हैं। अगर इस वाइंडिंग को हम लोग बात करें तो मान लीजिए कि सपोज यहाँ से उठा रहे हैं वाइंडिंग को, अगर यहाँ से उठा रहे हैं, अगर पूरा कंप्लीट वाइंडिंग करना है तो इसको आगे ही बढ़ना पड़ेगा ना। तो कौन से डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, राइट साइड में बढ़ रहे हैं। तो राइट साइड में बढ़ने की वजह से इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड वाइंडिंग। और इसको प्रोग्रेसिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि आगे बढ़ रहा है, अगर आगे बढ़ रहा है तो प्रोग्रेसिव, अगर पीछे बढ़ेगा तो रेट्रोग्रेसिव उसको बोलते हैं, और उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो वो कब मिलेगा, वो मिलेगा तब जब वाई बी का वैल्यू लेस देन वाई एफ हो जाएगा। और इस कंडीशंस में यहाँ पर मिल जाएगा वाई बी माइनस वाई एफ इक्वल टू माइनस 2m। और इस कंडीशन से जो वाइंडिंग मिलेगा इस वाइंडिंग को बोल दिया जाएगा लेफ्ट हैंड साइड वाइंडिंग और रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। हम लोग दोनों यहाँ पे वाइंडिंग करके देखेंगे कि किस प्रकार से प्रोग्रेसिव बनेगा और किस प्रकार से रेट्रोग्रेसिव बनेगा। अगर यहाँ पे बात किया जाएगा तो सबसे ज़्यादा जो हम लोग प्रीफर करते हैं वो प्रीफर करते हैं प्रोग्रेसिव वाइंडिंग। प्रोग्रेसिव वाइंडिंग प्रीफर करने के पीछे का एक ही लॉजिक है कि प्रोग्रेसिव वाइंडिंग करना सबसे ईजी होता है, रेट्रोग्रेसिव करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि प्रोग्रेसिव वाइंडिंग करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को कुछ चार्ट बनाना पड़ता है। चार्ट बनाने पड़ता है कि अगर मान लिया कि सपोज आपको यहाँ पे कह दिया जाए कि एक डीसी मशीन डिजाइन करना है जहाँ पे कंडक्टर का वैल्यू हम लोग ले रहे हैं सपोज 24 और यहाँ पे पोल की संख्या ले रहे हैं 4। इतना कह दिया जाए और इतना कहने के बाद आपको सिंपली क्या कह दिया जाए कि एक मशीन डिजाइन कीजिए, यानी कि आर्मेचर पे वाइंडिंग लगाना है। तो अब अगर वो आर्मेचर पे वाइंडिंग लगाना होगा और यहाँ पे सिंप्लेक्स वाइंडिंग लगाना है, सिंप्लेक्स लगाना है, सिंगल लेयर में लगाना होगा m बराबर 1। तो अगर मान लें कि सिंगल लेयर में लगाना होगा तो यहाँ पे जनरली जेड का वैल्यू 24 है, तो स्लॉट की संख्या कितना चाहिए, 24 चाहिए, क्योंकि एक स्लॉट में एक ही कंडक्टर रहेगा। तो अगर मान लीजिए कि 24 स्लॉट चाहिए तो आप इमेजिन थोड़ा सा कीजिए तो कि अगर मान लीजिए कि इस प्रकार से हम बना दें, अगर यहाँ पे 24 स्लॉट यहाँ पे मान लीजिए कि बना हुआ है और इस प्रकार से आपको स्लॉट तो पता हो गया, पोल पता हो गया, कंडक्टर पता हो गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि जब लैप वाइंडिंग डिजाइन करना है तो लैप वाइंडिंग तभी पॉसिबल हो पाएगा जब ये सारे रूल को फॉलो किया जाएगा, ये सारे रूल को। अब ये सारे रूल को फॉलो करवाने के लिए आपको ये पता रहेगा तब ना कि कौन से वाइंडिंग को कहाँ पे कनेक्ट करना है। जैसे अगर मान लिया कि एक कंडक्टर को सपोज इस वाले स्लॉट में रख दिए, लेकिन इससे मान ली कि पीछे में कनेक्ट किए, जैसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पीछे ले जाएंगे, पीछे से आगे लाएंगे, आगे से किसी न किसी स्लॉट में तो डालेंगे ना। तो आगे कौन से स्लॉट में डालना है ये हम लोग को पता रहेगा तभी वहाँ तक ले जाएंगे, नहीं तो पता नहीं रहेगा तो यहाँ पे हम लोग नहीं ले जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग को करना क्या होगा पता करने के लिए कि पूरा चार्ट का कैलकुलेशन करना पड़ता है। कैलकुलेशन इस बेसिस पे करेंगे कि जो यहाँ पे लैप वाइंडिंग का रूल है, इस रूल के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं कि कौन से नंबर का वाइंडिंग या कंडक्टर कौन से स्लॉट में कनेक्ट
किया जाएगा। जब वो हम लोग को पता चल जाएगा तो ऑटोमेटिकली हम लोग कनेक्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे कोशिश करते हैं अभी कैलकुलेशन करने का, और आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अच्छा, ये सब बात तो देखिए, अभी हम जस्ट आप लोग को बातें बता रहे हैं कि अभी सारा चीज़ आपको ये नहीं क्लियर हो पाएगा कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। बस अभी आप फॉर्मूला के बीच में समझिए कि फॉर्मूला ये सब दिया गया, इस फॉर्मूला को सेटिस्फाइड करते हुए हम लोग को कैलकुलेशन ये करना है कि कौन से वाइंडिंग कौन से स्लॉट में रखा जाएगा। अगर ये सब फॉर्मूला है तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फॉर्मूले के बेसिस पे इसके लिए डिजाइनिंग करने के लिए। अगर इसके लिए डिजाइनिंग करने की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले एक फॉर्मूला हम लोग को था y इक्वल टू था ना, यहाँ पे फॉर्मूला आया था हम लोग को YB प्लस YA/2 इक्वल टू Z/P। अगर यहाँ से बात करते हैं तो YB प्लस, या इसी को एक स्टेप में ही कर देते हैं, हम लोग को इसका वैल्यू तो पता है ना Z/P का, Z का वैल्यू 24 और P का वैल्यू 24/4 कर देंगे, यहाँ पे 6 आ जाएगा। अगर यहाँ से वैल्यू बात करते हैं तो YB प्लस YF इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि इधर आ जाएगा 6 और आपका 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देते हैं। पीछे से हम लोग को YB माइनस YF का वैल्यू कितना मिल रहा था, देखिए यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं क्या, सबसे पहले सबसे पहले प्रोग्रेसिव वाइंडिंग करेंगे। प्रोग्रेसिव वाइंडिंग में भी हम लोग क्या करना है कि सिंप्लेक्स करना है, यानी कि m का वैल्यू रखेंगे 1 और प्रोग्रेसिव करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा पॉजिटिव। तो अगर मान ली कि m का वैल्यू 1 रख देंगे, प्रोग्रेसिव करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यानी कि YB माइनस YF इक्वल टू कितना आएगा, 2 आएगा। तो इस कंडीशंस को लेते हुए यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको इक्वेशन नंबर मान लेंगे 2। और देखिए, तो फर्स्ट और 2 को यदि कैलकुलेशन करेंगे तो YB और YF आएगा। चलिए, अगर यहाँ देखिए तो YB का वैल्यू कितना आएगा 7 और YF 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे दोनों वैल्यू मिल रहा है, यहाँ पे आपको दोनों दिखाई दे रहा है कि दोनों ऑड आ रहा है। तो यहाँ पे ये भी कंडीशंस होता है कि लैप वाइंडिंग में जो भी आपको बैक पिच और फ्रंट पिच होगा वो हमेशा ऑड होना चाहिए। ठीक है, अब YB 7 क्या है, YF 5 क्या है, ये भी आप लोगों को क्लियर नहीं हो रहा होगा। क्लियर अब होगा। यहाँ पे देखिए, अगर मान ली कि यहाँ पे बात करते हैं कि 24 स्लॉट है, 24 स्लॉट मतलब कि 24 स्लॉट का नंबरिंग करना होगा 1 से लेकर 24 तक। अगर 1 से लेकर 24 तक करना होगा तो यहाँ पे हम लोग को करना क्या पड़ेगा कि बैक में और फ्रंट में दोनों साइड हम लोग को डिजाइनिंग करना होगा। अगर बात करें बैक साइड और एक बात करेंगे फ्रंट साइड। अगर मान ली कि बेसिकली यहाँ पे इस प्रकार से बात किया जाए, देखिए अब थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर मान ली कि कोई स्लॉट यहाँ पे है और इस स्लॉट का नंबरिंग हम लोग 1 किए हुए, ठीक है, यहाँ देखिए अगर कोई स्लॉट यहाँ पे 1 है, इसका नंबरिंग 1 किए हुए और उसी प्रकार से 2 3 4 सारा स्लॉटिंग का नंबरिंग किया हुआ है। अगर मान ली कि एक कंडक्टर को यहाँ पे डाला जाएगा, तो कंडक्टर डाला गया तो इसको पीछे से ले जाके आगे कनेक्ट किया जाएगा ना, तो पीछे से जब ऐसे ले जाया जाएगा तो पीछे से वाइंडिंग बन जाएगा। तो वाइंडिंग बनेगा तो पीछे से जो आपको वाइंडिंग का डिस्टेंस पता चलता है उसको क्या बोलते हैं, बैक पिच। यानी कि बैक पिच यूज करके, YB का यूज करके हम लोग ये पता करेंगे कि अगर एक कंडक्टर स्लॉट नंबर 1 में है तो दूसरा उसका कंडक्टर कौन से स्लॉट में जाएगा। तो यहाँ पे YB का वैल्यू कितना आया है, YB का वैल्यू 7 और YF का वैल्यू 5। तो अब क्या करना है, देखिए अब क्या करना है कि मान ली किसी यहाँ पे पहला कंडक्टर को 1 में डाल दिए। जैसे ही 1 में डालेंगे तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्या करना है कि इसे बैक साइड में जोड़ना होगा। तो बैक साइड में जोड़ने के लिए बैक पिच का यूज करेंगे, तो बैक पिच यूज करेंगे 7। तो सबसे पहले तो इसको ऐसे लिखेंगे, वन को किससे कनेक्ट करेंगे, तो 1 + 7 बैक पिच उसमें ऐड करेंगे ना। ऐड क्यों करेंगे, देखिए अगर मान लिया कि इस प्रकार से आपको सारा स्लॉट बना हुआ है, थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा।
अगर मान लीजिए कि यहाँ पे इस स्लॉट का हम नंबरिंग कर दें, जैसे ये स्लॉट हम लोग क्या कर रहे हैं कि आर्मेचर पे सर्कुलर रहेगा लेकिन इसको लीनियर बना रहा है। अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से किए हुए। अगर मान लीजिए किसी एक कंडक्टर को सपोज इसमें डाल दिए, ठीक है, तो एक कंडक्टर यहाँ पे चला गया, तो जैसे यहाँ पे जाएगा तो पीछे से लाना पड़ेगा आगे ना, तो पीछे से कहाँ से आगे आएगा, तो पीछे से आगे लाने के हम लोग को बैक पिच यूज करना पड़ेगा। बैक पिच यूज करना पड़ रहा है, तो बैक पिच कितना आ रहा है 7 आ रहा है। और आपको बताया गया है कि बैक पिच हो, फ्रंट पिच हो, पोल पिच हो, जितना भी हम लोग लेते हैं वो सारे लेते हैं किस टर्म में, या तो नंबर ऑफ स्लॉट में, या तो नंबर ऑफ कंडक्टर में, या तो नंबर ऑफ टीथ में। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या टीथ के बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या तो बात करेंगे स्लॉट का या तो कंडक्टर का। तो यहाँ पे YB7 मतलब क्या हुआ कि जैसे यदि बैक पिच की बात करेंगे तो बैक पिच आपका 7 स्लॉट का गैपिंग चाहिए। अगर 7 स्लॉट का गैपिंग चाहिए, अगर 7 स्लॉट का गैपिंग चाहिए तो एक कंडक्टर यहाँ पे 1 स्लॉट में डालें तो पीछे से कनेक्ट करके कहाँ से निकलेगा, 8 नंबर से निकलेगा। अब 8 नंबर कैसे पता चला, तो यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं कि बैक पिच यहाँ पे 7 है, तो 1 में 7 ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। अब ये सपोज यहाँ से मान ली किसी यहाँ पे हम लोग कर देते हैं कि अंदर जा रहा है तो इसको क्रॉस बनाते हैं, 8 नंबर से बाहर आ गया, इसको डॉट बनाते हैं, ठीक है। अब फ्रंट में 8 वाला कंडक्टर किससे कनेक्ट होगा, किससे कनेक्ट होगा, तो बैक साइड में फ्रंट पिच का यूज करेंगे, सॉरी बैक साइड में बैक पिच का यूज करेंगे और फ्रंट साइड में फ्रंट पिच का यूज करेंगे। तो अब देखिए, तो जैसे अगर मान ली कि से इधर से 8 से निकलेगा तो 8 से निकलने के बाद इधर आएगा और इधर से कनेक्ट होकर ऐसे जाएगा, तो 8 से निकलने के बाद फ्रंट में कहाँ कनेक्ट होगा ये पता चलेगा कैसे हम लोग को, जो फ्रंट पिच रहेगा उसी से ना। तो फ्रंट पिच आपको कितना है 5 आया, यानी कि अब 8 से आगे में कौन से स्लॉट में कनेक्ट होगा उसका गैपिंग कितना रहना चाहिए, 5 रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, तो आपको जब प्रोग्रेसिव करना होगा तो 8 से तो पीछे आना पड़ेगा, तो 8 से 5 गैपिंग करने के लिए कहाँ आना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, -5, यानी कि फ्रंट पिच को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा स्लॉट नंबर 3। जैसे यहाँ पे स्लॉट नंबर 3 में आ जाएगा तो यहाँ से कंडक्टर चला जाएगा अंदर, और जैसे ही कंडक्टर अंदर जाएगा तो फिर अगेन आपको बैक में कनेक्ट करना होगा। फिर वही प्रोसेस कि 3 आपको यहाँ पे यहाँ से यहाँ चलाएगा, 3 से अब बैक में कहाँ कनेक्ट होगा, 10 पे हो जाएगा। अब 10 वाला फ्रंट में आएगा तो कहाँ कनेक्ट होगा, 5। अब कुछ आप लोगों को बात समझ आ रहा है। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं कि वाइंडिंग बनाने के लिए पहले डिजाइनिंग करते हैं या कैलकुलेशन करते हैं कि कौन से वाइंडिंग में को कौन से स्लॉट में रख करके कनेक्शन करेंगे। जब इतना कर लेते हैं तो उसके बाद हम लोग सारा चीज़ करने लगते हैं। अगर बात किया जाए तो पूरा चार्ट हम लोग को कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं हो जाएगा, नहीं हम लोग करेंगे और पूरा बनाना ही पड़ेगा वाइंडिंग को, क्योंकि जब तक वाइंडिंग नहीं बनाएंगे पूरा तब तक हम लोग को ये नहीं समझ में आएगा कि ब्रश कहाँ पे लगाएंगे, उसके बाद ये नहीं समझ में आएगा कि पैरेलल पाथ क्या होता है और पैरेलल पाथ कितना बनेगा, ठीक है, वो सारा चीज़ समझेंगे। लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब ये हो रहा है कि जैसे हम लोग तो यहाँ पे कैलकुलेशन करके पता लगा रहे हैं कि कौन से कंडक्टर कौन से स्लॉट में जाएगा, लेकिन क्या जो दुकानदार मोटर बनाता है क्या वो कैलकुलेशन करता है, तो उन लोग कैसे पता रहता है, एक्सपीरियंस। जैसे यहाँ भी हम लोग को अगर पता है कि बैक पिच इतना फ्रंट पिच इतना है तो उसके बेस पे हम लोग को कैलकुलेशन करते जाएंगे, उसको घुमाते जाएंगे, यहाँ पे वाइंडिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे जो भी कंसेप्ट अपना बनाना बना लेंगे, लेकिन कहने का मतलब है कि अगर कैलकुलेशन की बात करें तो कैलकुलेशन हम लोग बैक पिच और फ्रंट पिच इसके लिए यूज करते हैं कि कौन से वाइंडिंग को किस स्लॉट में डाला जाएगा। देखिए, तो 5 कहाँ हो गया, 5 यहाँ आ जाएगा बैक में, 5 से किससे कनेक्ट होगा, 12 किससे होगा, 7 से, 7 किससे होगा, 14 हो जाएगा आपको, 9 हो जाएगा,
11 कनेक्ट हो जाएगा किससे? 18 कनेक्ट हो जाएगा चलिए अभी देखिए लास्ट में यहाँ पे और भी अच्छी है, लास्ट में यहाँ पे समझना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर बात करें यहाँ पे तो 15 आपको कनेक्ट हो जाए किससे? 22 से। ये 22 कनेक्ट हो जाए किससे? 22 माइनस 5 17 से। अगर बात करें तो 17 क्या बोल रहे हैं? नहीं लेना तो पड़ेगा ना, 4 को स्लॉट ले लें, 4 स्लॉट में आपको पैरेलल पाथ ही नहीं समझ में आएगा, तो कम से कम इतना तो लेंगे ना कि जितना पोल लिया गया उसके रिस्पेक्ट में को समझ में आए। देखिए 17 और 7 करेंगे कितना होगा? अभी और आगे जाएगा, पीछे में कहां तक आया था? 19 नंबर तक। बैक में 19 कनेक्ट होगा किससे? 26। अब यहां देखिए क्या 26 स्लॉट नंबर आ रहा है, तो क्या 26 स्लॉट नंबर है? किस में जाएगा? दूसरा में जाएगा, तो यहां पर ब्रैकेट में लिख देंगे 2। अब यहां पर देखा जाएगा तो 26 इसको 2 लिखेंगे और 26 यानी कि 2 वाला कनेक्ट किससे होगा? तो 26 माइनस 5 करेंगे कितना मिलेगा? 21 से। अब बात करते हैं यहाँ पे कि 21 वाला 21 प्लस 7 28 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर। और ये 4 नंबर किससे कनेक्ट होगा? तो मान ली कि 28 है, 28 माइनस 5 किस हो जाएगा? 23 हो जाएगा। सिक्स हो गया। अब यहां पे 6 किससे कनेक्ट होगा? 1 तक पहुंच गए। यहां देखिए स्टार्ट कहां से किए थे? 1 से। देखिए तो 1 पे जाके कनेक्ट हो गया पूरा, यानी कि पूरा सर्किट कंप्लीट, पूरा वाइंडिंग आपका क्लोज बन गया है।